नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म के साथ आरंभ हुआ। आज हम संक्षिप्त तौर पर बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद गांधार के विषय में। प्राचीन गांधार के विस्तार को अगर आधुनिक विश्व के मानचित्र के अनुसार देखें तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिम के पाकिस्तान से उत्तर पूर्व के अफगानिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम के भारतीय उपमहाद्वीप तक था। इसे आधुनिक विश्व के गांधार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे तक्षशिला, पुरुषपुर, पुष्कलावती और सगला। गांधार का वर्णन अलग अलग सभ्यताओं में और अलग अलग भाषाओं में भिन्न नामों से किया जाता है, परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि बार बार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण, लूट और उनकी अपनी विचारधारा को बल दिए जाने के कारण धीरे धीरे गांधार का अस्तित्व समाप्त हो गया। गांधार के राजा पुष्कर शक्ति और क्षेत्रीय शासकों में संघर्ष के कारण इन राज्यों की सुरक्षा बहुत ही कमजोर हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए हकामनी साम्राज्य, जिसे एकमेनिड एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक फारसी साम्राज्य था, के राजा दारियस प्रथम ने आक्रमण की रणनीति बनाई। 518 ईसा पूर्व में दारियस ने अपनी सेना का खैबर दर्रे और दक्षिण की तरफ चरणबद्ध तरीके से नेतृत्व किया और वो 516 ईसा पूर्व में अरब सागर के तटीय क्षेत्र सिंध प्रांत तक आ गया। दारियस के बाद भी उसके साम्राज्य के उत्तराधिकारियों ने इस क्षेत्र में अपना आक्रमण और अतिक्रमण जारी रखा। समय के साथ हकानी साम्राज्य यानी एकमेनिड एम्पायर कमजोर पड़ने लगा था और मैसेडोनिया साम्राज्य, जो एक यूनानी अर्थात ग्रीक साम्राज्य था, का राजा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर अपनी सीमा विस्तार कर रहा था। सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में गांधार पर आक्रमण किया और वहां के क्षत्रपों को हराकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। यह मानचित्र जो आप देख पा रहे हैं, ये सिकंदर के संभावित मार्ग दर्शाता है। सिकंदर के अभियान उसके दरबारी इतिहासकारों और एरियन द्वारा लगभग 175 ईस्वी में एनाबेसिस अलेक्जेंड्री में और दूसरे इतिहासकारों द्वारा इन घटनाक्रमों के कई वर्षों बाद भी लिखे गए। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ये प्रतिमा जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रतिमा भारतीय संसद में स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राजवंश के नंद वंश के विरुद्ध विद्रोह में गांधार और वाहिका को रणनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि इसका कोई समकालीन अभिलेख नहीं है। गांधार लगभग 150 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का अंग रहा। मौर्य वंश के पतन ने ग्रीको बैक्टीरियन साम्राज्य के आक्रमण के द्वार खोल दिए। 180 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के दिमित्रिस प्रथम ने आज के समय के दक्षिणी अफगानिस्तान को अपने राज्य में मिला लिया और लगभग 185 ईसा पूर्व में दिमित्रिस ने भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रस्थान किया और उसने गांधार और आज के समय के पंजाब पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। बाद में बैक्ट्रियन ग्रीक्स समूह के आपसी मतभेद और युद्धों के कारण गांधार बैक्ट्रिया से स्वतंत्र हुआ और भारत यूनानी राज्य यानी इंडो ग्रीक किंगडम का गठन हुआ। इसमें मनेंद्र प्रथम सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने तक्षशिला से लेकर बाद में सगला यानी आधुनिक सियालकोट तक राज किया और उन्होंने तक्षशिला और पुष्कलावती का पुनर्निर्माण भी कराया। लगभग 140 ईसा पूर्व में राजा मनेंद्र की मृत्यु के बाद
कुषाण वंश ने बैक्ट्रिया को हराया और वहां से यूनानी राज्य अर्थात ग्रीक साम्राज्य का अंत किया। लगभग 90 ईसा पूर्व तक पार्थियन ने पूर्वी ईरान पर नियंत्रण कर लिया था और लगभग 50 ईसा पूर्व तक उन्होंने आज के अफगानिस्तान में ग्रीक शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिसके उपरांत गांधार पर इंडो पार्थियन राजवंश नियंत्रण करने में सफल रहा। इसके कुछ समय बाद लगभग 80 ईसा पूर्व में शक ईरान से गांधार पाकिस्तान और पश्चिम भारत में आए। शकों के सबसे प्रसिद्ध राजा माओस ने खुद को गांधार में स्थापित किया, परंतु इसकी पूर्णतया पुष्टि नहीं की जा सकी है। इसके कुछ समय बाद मध्य एशिया में कुषाण राजवंश का उदय हुआ, जिसने प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी में अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कुषाण काल को गांधार का स्वर्णिम काल माना जाता है। महान कुषाण राजा कनिष्क महान के शासनकाल के दौरान गांधार की संस्कृति चरम पर थी। इसके पश्चात ईरान और अरब साम्राज्यों में भी कुछ अन्य छोटे घटनाक्रम हुए, जिनका गांधार पर भी प्रभाव हुआ। इसी समकाल में माना जाता है कि काबुल शाही का भी उदय हुआ और गांधार पर काबुल शाही के अंतर्गत काबुल से ही शासन किया गया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 9वीं शताब्दी में काबुल शाही को हिंदू शाही द्वारा बदल दिया गया। विभिन्न अभिलेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हिंदू शाही का गठन 850 ईस्वी में हुआ था। अल-बरूनी के अनुसार एक ब्राह्मण मंत्री कलार ने 843 ईस्वी के आसपास हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। इस राजवंश ने काबुल से शासन किया और बाद में अपनी राजधानी को उदाबंदपुरा स्थापित कर दिया था। राजा जयपाल हिंदू शाही वंश के अंतिम महान राजा थे। उनका साम्राज्य काबुल के पश्चिम से सतलुज नदी तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में आधुनिक पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में गजनवी के खिलाफ अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा करने के लिए जाना जाता है। हालांकि गांधार साम्राज्य का विस्तार सबुक्तिगीन के अंतर्गत गजनवी साम्राज्य के उदय के साथ हुआ। काबुल घाटी में सबुक्तिगीन और फिर महमूद गजनवी द्वारा 2 बार पराजित जयपाल ने अंतिम संस्कार की चिता पर अपना जीवन त्याग दिया। जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने अपनी राजधानी को नंदन के पास स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि 1021 में इस राजवंश के अंतिम राजा त्रिलोचन पाल की उनके सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई, लेकिन यह जानकारी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। परंतु इसके साथ ही गांधार का अंत हो गया। अल-बरूनी के बाद कश्मीरी लेखक कल्हड़ ने 1191 में अपनी पुस्तक राजतरंगिनी लिखी। उन्होंने गांधार में हुई कुछ घटनाओं को दर्ज किया और इसके अंतिम शाही राजवंश और राजधानी उदाबंदपुरा के बारे में विवरण प्रदान किए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सैनिकों और प्रशासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास में रुचि लेना शुरू कर दिया था। 1830 के दशक में सम्राट अशोक के बाद के काल के सिक्कों की खोज की गई और इसी अवधि में चीनी यात्रा वृत्तांतों का अनुवाद किया गया था। चीनी अभिलेखों ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रदान की। इन अभिलेखों ने गांधार के इतिहास को एक साथ जोड़ने के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान की। पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने 1912 और 1934 के बीच तक्षशिला में खुदाई की और अलग अलग ग्रीक, पार्थियन और कुषाण राज्यों शहरों को और बड़ी संख्या में स्तूपों और मठों की खोज की। इन खोजों ने गांधार के इतिहास और इसकी कला के कार्यक्रम को एक साथ जोड़ने में मदद की। 1947 के बाद पेशावर विश्वविद्यालय में अहमद हसन दानी और पुरातत्व विभाग ने पेशावर और स्वात घाटी में
कई खोज की। पेशावर और दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं द्वारा गांधार सभ्यता के कई स्थलों की खुदाई और खोज आज भी जारी है। गांधार बहुत से महान व्यक्तियों की जन्म या कर्म स्थली रही है। इनमें से एक हैं पाणिनि, जो गांधार के एक श्रद्धेय विद्वान थे। पाणिनि को उनके पाठ अष्टाध्यायी के लिए जाना जाता है, जो संस्कृत व्याकरण का एक सूत्र शैली का ग्रंथ है। चाणक्य, वह एक प्राचीन गांधार शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। चाणक्य ने पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को सत्ता में आने में सहायता की और उनके काम अर्थशास्त्र को भारत में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अग्रणी माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भविष्य में भी हम आपको भारतीय इतिहास, भारत पर शासन करने वाले विभिन्न साम्राज्यों और भारतीय राजवंशों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।